यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, जानना ना कौड़ी, बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, जानना ना खाली कौड़ी। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं के बाद दो ग्रुप आपस में टकरा रहे हैं। पहला ग्रुप है पत्रकार और दूसरा ग्रुप है शिक्षक। वो शिक्षक जिनको लेके पत्रकारों की तरफ से कुछ पत्रकार हैं जो ये कहे कि भाई जो शिक्षक हैं यूट्यूब पे आते हैं उनको कुछ पता नहीं है, दो कौड़ी जो भाषा बहुत अच्छी नहीं लगती है वो उसका भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद से शिक्षक वर्ग अब टूट पड़े हैं कि भाई ये नौबत आखिर आई क्यों। जो खुद किसी कौड़ी की नहीं है वो हम लोगों को कितने कौड़ियों का बोल रहे हैं, उनके हिसाब किताब के बारे में क्या कहा जाए। इसी पे आज बातचीत करेंगे पूरा विस्तार से कि आखिर ये मामला क्या है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ उठाना चाहिए मुद्दा, क्या गलत जगह पे निशाना लगा है। ये तमाम प्रकार के हमारे साथ विकास हैं। विकास पहले तो आपने देख ही लिया होगा सोशल मीडिया एपिसोड पता है, कितना एपिसोड बज पता है। हाँ। कितना बज मचा हुआ है सोशल मीडिया। जहाँ जब भी खोलो वो वही दिखता किसी है, न किसी का रील आ जाता है। किसी के ना किसी का रिलाया है। आखिर ये हुआ क्यों, ये नौबत कैसे आई? पहले बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए ये जो एपिसोड शुरू हुआ, आप देखिए दो वर्ग, पहले इसको समझ लेते हैं। हाँ। एक वर्ग पत्रकार है, पत्रकार का काम रहा है सवाल उठाना और उसके काम की जब आलोचना हो तो हंसते मुस्कुराते हुए उसका जवाब दे देना शालीनता से। ये पत्रकारों का व्यवहार रहा है। तो यहाँ पत्रकार के व्यवहार में बदलाव आपको दिखा। भाई एक पत्रकार पर अगर किसी ऑनलाइन शिक्षक ने एक टिप्पणी की जो उसको पसंद नहीं आया तो उसने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया उस टीचर और वैसे दूसरे टीचर्स को टारगेट करने के लिए, जहां दो कौड़ी और बाकी चीजें आई कि भाई वो लायक नहीं है, पैसे ठगते हैं, पैसे के लिए करते हैं। फिर उसके प्रतिपक्ष में जो ऑनलाइन टीचर्स का ग्रुप है उन्होंने जवाब देना शुरू किया। सामूहिक रूप से सबको घेर लिया। मतलब वो तू मैं वाली स्थिति शुरू हो गई। तो मैं कह रहा था कि एक वर्ग है पत्रकार जो माना जाता था कि शालीन होता है, पढ़ता लिखता है, सवाल पूछता है और उसको जब काउंटर किया जाता है तो बहुत सौम्यता से जवाब देता है। दूसरा वर्ग है शिक्षक। हमारे यहाँ कहावत भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताओ, गोविंद दियो बताओ। तो अब वो गुरु ऑनलाइन आ गए हैं तो उनमें भी गुस्सा है, या गुस्सा है नहीं, उनको ऑनलाइन गुस्सा दिखाना है, प्रतिकार करना है। तो ये प्रतिकार करने की जो प्रथा है ये ऑब्वियसली टीवी मीडिया से शुरू हुआ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। टीवी मीडिया जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे पावरफुल होता गया, टीवी मीडिया में पत्रकार, रिपोर्टर जो कभी पत्रकारिता की रीढ़ हुआ करते थे वो कमजोर होते गए और एंकर्स जो किसी प्रोड्यूसर का लिखा हुआ पढ़ते हैं, जो फेस ज्यादा तक उनका रहता है टीवी चैनल पर, वो ज्यादा मजबूत होते चले गए। वो चैनल्स के फेस हो गए, उनके फैन बेस बनने लगे और वहां से ये शुरुआत हुई। एक चीज मैं बताऊं और फिर मैं एक सवाल आपसे ही पूछूंगा। कुछ साल पहले मैं भी एक टीवी चैनल के दफ्तर में काम कर रहा था, मैं उनके डिजिटल विंग में काम कर रहा था। वहाँ एक बड़े एंकर थे, नाम नहीं बताएंगे, कोरोना के समय उनका दुखद निधन हो गया। एक दिन मैं जब दफ्तर में जा रहा था तो मैंने देखा कि वो कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे थे लॉबी में जो कहीं से भी न पत्रकार लग रहे थे और हाव भाव वैसा नहीं था। फिर वो एक दिन बाद मुझे लिफ्ट में मिल गए तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा सर कौन लोग थे, कौन लोग मिलने आए थे, क्या था? तो उन्होंने कहा कि अरे वो मेरा फैन पेज चलाते हैं। अच्छा, तो उनकी इच्छा ये होती है कि मैं उनसे कुछ दिन में मिल लिया करूं, फोटो खिंचवा लिया करूं। ठीक है, तो अब ये देखिए ये जो चक्र शुरू हुआ है कि पत्रकारों को अपना फैन बनाना और फैन पे चलवाना पसंद आने लगा। तो ये सब शुरू हुआ है जो जिसको कहते हैं ना कि फैन बनाने से और अपने चेहरे चमकाने की वजह से मुझे लगता है ये पूरा विवाद शुरू हुआ। आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि ये शुरू कहाँ से हुआ, मुझे लगता है कि ये समाज में आई जो गड़बड़ी है उसका एक और एक और चेहरा है। लेकिन एक चीज और है कि हम लोगों पर भी सवाल तो उठता है ना, पत्रकारों पर, पत्रकार बिरादरी पर। भाई आपको खड़ा होना था सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ जो व्यवस्था गड़बड़ है, व्यवस्था के खिलाफ जो गड़बड़ व्यवस्था है। आपको अभी कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था, बहुत पुराने पत्रकार है, उन्होंने कहा कि पत्रकार वो होता है जो गूंगे की आवाज बन सके और लंगड़े के लिए पैर बन सके, लाठी बन सके, सहारा बन सके। तो इसमें भी तो कमी आई है ना। तो हम अगर किसी वर्ग पे सवाल उठा रहे हैं तो हम पे भी तो सवाल उठ रहा है ना। देखिए विकास, यही समझने की जरूरत है कि
अगर हम कहते हैं गांव में ना कि अगर आप एक उंगली किसी को उठा रहे हैं तो पहले 3 उंगली देख लीजिए कि आप ठीक हैं कि नहीं। सवाल यही बनता है कि आज जो है लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं पत्रकारों को टारगेट ये कर रहे हैं कि आप 153 से 157 पे आ गए, आप लगातार आपकी क्रेडिबिलिटी गिर रही है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी गिर रही है तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपके गांव में एक दुकान है, उसके बगल में दूसरा दुकान खोल लिया, आपकी दुकान नहीं चल रही, उसके पीछे कि आप अच्छा सामान नहीं दे रहे हैं, यही बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ है एजुकेशन का तो किसकी गलती है? सरकारों का। हम आप अगर थोड़ा सा भी गांव में अगर किसी को पैसा होता है तो कोई नहीं चाहता, आप मजबूरी में भेजता है कि भाई हमारा बेटा सरकारी स्कूल में चला जाए। बिल्कुल सही कोई बात। नहीं भेजता, क्योंकि वहाँ एक व्यवस्था बन गई है कि टीचर आते हैं, पैर पसार के बैठते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते, और आए दिन हम लोग रील और वो वीडियो देखते हैं कि बेना डुला रहे हैं बेचारे एजुकेशन में। तो आप वो टीचर भी नहीं है उपेंद्र, हाँ, शिक्षा मित्र हैं। अब बताइए, इंटर में नंबर ले आए, शिक्षा मित्र के तहत टीचर बन गए हैं। ठीक है, तो ये हमको पहले देखना होगा कि आपका काम है व्यवस्था पे सवाल उठाना, व्यवस्था को घेरना। अब व्यवस्था क्या है कि भाई ये नौबत क्यों आई, इतने प्राइवेटाइजेशन क्यों हुए, इसके पीछे किसकी गलती? सरकारों की गलती। आप सरकारों को जिम्मेदार ठहराइए। मैं शिक्षकों को अभी जैसे आपने कहा कि दोनों बदल चुके हैं, दोनों बदल चुके हैं, हाँ। शिक्षक भी दोनों में धैर्य नहीं है। और मुझे लगता है कि पत्रकारों का जो बदलाव, पत्रकारों में जो बदलाव आया है वो समाज के लिए ज्यादा घातक है। बिल्कुल 100%। क्योंकि आप एक ऐसी पूरी पीढ़ी बना रहे हैं जो सवाल नहीं करना जानती। आप व्यवस्था को डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप जिस दिन व्यवस्था को डिफेंड करेंगे, आप व्यवस्था में ठीक है, आप यहाँ हैं, बड़े पैसे हैं, बड़े फेस हैं, आप अपने बेटे को, मुझे पता है कि आपका बेटा और आपकी बेटी कहाँ पढ़ती है, विदेश पढ़ते हैं, क्योंकि आपको इस व्यवस्था पे भरोसा नहीं है जिस व्यवस्था को आप डिफेंड कर रहे हैं या कर रही हैं। जी, एक चीज और उपेंद्र, मैं अपने दर्शकों के साथ एक और इनसाइड साझा करता हूं। जब हम लोग पत्रकारिता पढ़ रहे थे तो हम एक सम्मेलन में गए, और ये बात होगी 2011-12 की। उस समय टीवी के एक बड़े संपादक आए थे और वो सामने मंच से बोल रहे थे। ये पूरी परेशानी पत्रकारिता कहाँ से शुरू हुई? जो लोग देखना चाहते हैं वो हम दिखाते हैं। यही समस्या है। आप फिल्म नहीं बना रहे हैं, आप सीरियल नहीं बना रहे हैं। पत्रकारों का काम है वो सच बताना जो कई बार लोगों को भी सुनना पसंद नहीं है। नोबल हरारी कि मान लेते हैं कि अगर मैं एक पार्टी को समर्थन करता हूं, आप पत्रकार हैं, आपने उस पार्टी को लेकर के वो कड़वा सच बताया जो मुझे नहीं पसंद है। हो सकता है कल मैं आपको नहीं देखना चाहूंगा, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं आपको देखना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल। तो ये काम पत्रकारिता का था। तो वहां से शुरुआत हुई और अब स्थिति ये आ गई है कि सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है कि लोग देखना क्या चाह रहे हैं। नोबल हरारी हैं, बहुत सब जानते हैं, जी। इतने बड़े राइटर हैं और थिंकर भी हैं। जब स्विट्जरलैंड में सम्मेलन वो हो रहा था, जो भी सारे लोग अपने मुख्यमंत्री से लेके सब लोग वहाँ, इन्वेस्टर समिट जब होता है वहाँ, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक बात बहुत कही कि जो ये एआई और एल्गोरिदम सिस्टम आया है ना, मनुष्य को मनुष्य नहीं बना रहा है, मनुष्य को बहुत भीतर लेके चला गया है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि ये एक सर्वे हुआ जिसमें ये देखा गया, एआई से और एल्गोरिदम से ये पूछा गया कि बताओ कि किस प्रकार के कंटेंट लोग देख रहे हैं, और उसमें पता चला कि वो कंटेंट लोग देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। उसके बाद जब वो एआई सिस्टम ने बताया आपको कि भाई इस प्रकार के लोग कंटेंट देख रहे हैं, तो इंसानों ने उसी प्रकार का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। आप सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और देखिए ना, ये पत्रकारों को भी समझना पड़ेगा कि लाइन बहुत ब्लर हो रही है कि कौन पत्रकार है और कौन नहीं। अब आज देखिए, नहीं गांव छोड़ दीजिए, अभी सीबीएसई का मामला है, आंसर शीट चेक करने का। जो काम पत्रकारों को करना चाहिए, हम पत्रकारों को करना चाहिए, वो सीबीएसई में परीक्षा देने वाले बच्चे कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कहां पे फेल्योर है, वो बता रहे हैं कहां पे घोटाले घपले हो रहे हैं, कैसे नियम बदले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो धीरे धीरे इतना बदलेगा कि पत्रकार कौन है कौन नहीं ये भ्रम भी टूट जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, इससे एक नई परेशानी भी खड़ी होगी, उस पर हम लोग कभी और चर्चा कर लेंगे। तो बेहतर तो यही होगा कि अभी टीचर जो ऑनलाइन शिक्षक हैं, ऑनलाइन शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान लगाएं, उधर ध्यान लगाएं। और जो पत्रकार हैं वो अपना असली काम कर लें, असल कर्म जो है वो कर लें, और बजाय इसके कि एंकर। और मैं एक बार और बताऊं, टीवी की असलियत बता दूं, कई बार मैं आपको बता दूं, कई बार आपको एंकर ना कैमरे के बिना इतने सहज, सुलभ, सुंदर बात करने वाले लगेंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, उनके चेहरे का हाव भाव बदल जाता है।
पता नहीं ये हाँ आवाज बदल जाती है, टॉपिक बदल जाते हैं जिसपे वो कैमरे के बाद बात कर रहे होते हैं। तो ये करके आप बेईमानी कर रहे हैं। और एक बात और बता कर, एक सवाल मेरे मन में है, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप दवाई बनाते हैं, कंपटीशन दवाई बनाने में भी है, अब आप कहें कि अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए आप नकली दवाई बेचना शुरू कर देंगे तो आप पे तो केस होगा ना? बिल्कुल 100% होगा ना? बिल्कुल केस होगा। आप मान लीजिए कि किराना शॉप चलाते हैं, जैसे आपने कहा बगल में एक और किराना शॉप हो गया, उससे उसके कंपटीशन को बीट करने के लिए आप मिलावट करना शुरू कर दें, केस होगा ना? बिल्कुल 100%। तो अगर पत्रकार अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए गलत खबर दिखाना शुरू कर दें, झूठ दिखाना शुरू कर दें, धर्म के आधार पर भेदभाव फैलाना शुरू कर दें, भाई मामला तो हम पे भी बनेगा ना? बिल्कुल 100%। हम तो अपने पेशे के साथ गद्दारी कर रहे हैं ना? बिल्कुल। तो इसलिए जी, लेकिन सवाल यही है विकास कि यही सबसे बड़ा सवाल है कि इतना होने के बाद भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं होता। बिल्कुल। खबर आप झूठ फैलाओ, पत्रकारिता के नाम पे खबर झूठ फैलाओ, कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सह देने वाला नहीं है। आप अपनी पर्सनल व्यथा छोड़िए, क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल खुन्नस को आप एक बड़े टीवी नेशनल टीवी चैनल पे आप बता रहे हैं, देश का सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है, वहां से अपनी पर्सनल खुन्नस निकालो। वो नहीं है आपका काम। जो है वो है कि क्या आप, जो जैसा आप कह रहे थे, क्या आप गूंगे की आवाज बन रहे हैं, क्या आप दिव्यांग की लाठी का सहारा बन रहे हैं, क्या शोषित, वंचित, दलित, वो लोग जो इस व्यवस्था से प्रताड़ित हैं उनकी आवाज बन रहे हैं? ये सवाल है। सवाल ये है कि सीबीएसई में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, क्या उसके लिए जिम्मेदार आपने ठहराया प्रधानमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, एनटीए को, सीबीएसई बोर्ड को, नीट की परीक्षा? कम से कम आपने सवाल पूछे जो पूछने चाहिए थे। जिम्मेदार ठहराना तो छोड़ दीजिए, आप पूछिए ना। तो ये स्थिति है कुल मिलाकर के। जी, आपके साथ आते हैं शिक्षा मंत्री, इंटरव्यू देते हैं, आप कोई सवाल नहीं पूछते हैं कि भाई इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं, आप क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? आप अगर जिम्मेदारी ले तो प्रधानमंत्री को बोलिए, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ले, आपको बर्खास्त करें। एनटीए का कौन अधिकारी पकड़ा गया? मुझे लगता है इस पे हमारे दर्शकों से भी कमेंट मांग लेना चाहिए कि इस पूरे विवाद पर और हमारी बातचीत को आप कैसे सोचते हैं। हम तो ये मानते हैं, कम से कम लोकमत तो ये मानता है कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम कोशिश करते हैं अपने तय की सत्ता से सवाल करें, जो लोग पावर में हैं उनसे सवाल करें, और जहां भी किसी भी तरह की गड़बड़ी हो वहां लोकमत सामने आए और सवाल करें। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विकास, इस व्यवस्था का पूरा चौपट हो जाना। जब आपके किसी स्टेट का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री और कोई आपके देश का राष्ट्रपति अगर प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल का इनॉग्रेशन करने जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस देश की क्या व्यवस्था है। बिल्कुल, ये दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करके बताइएगा।